नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स है, पहला जो आपका पेपर है आरंभिक स्तर वाला, उसका हम कंप्लीट कोर्स एक वीडियो में करा चुके हैं। पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी डीएलएड बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। इसका कंप्लीट कोर्स आज के एक ही जो है वो कंप्लीट वीडियो में। और ये हम जो फास्ट रिवीजन करा रहे हैं SCERT की PDF से करा रहे हैं। मेन रीज़न इसका ये है कि हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के, उनका पहला और जो दूसरा पेपर है उसमें पूरा कोर्स लगभग SCERT की PDF से ही पेपर बना है। तो इसीलिए मैं इसी से ही करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अर्थ, आवश्यकता, इसी के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हैं, अभिलेखीकरण है, विद्यालय अभिलेख के प्रकार हैं, प्रधानाध्यापक, पर्यवेक्षण, समुदाय, यही सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ आपका प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न जो अभिकरण हैं उनकी भूमिका है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले जो अभिकरण हैं, ये सभी नाम यहाँ देख रहे हैं, NCERT, न्यूपा, ये सब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर, इसी प्रकार जिला स्तर पर, इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर और इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, वही मैं यहाँ पर बात करूँगा। पूरी कथा कहानी आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न जो पूछा जाता है, तो संस्था का जो नियोजन है इसकी कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि क्या है। अब मेन टॉपिक ही यही है, तो एक डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। और डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं कि संस्थागत नियोजन और जो प्रबंधन है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। संस्थागत, नियोजन और प्रबंधन। संस्थागत होता है संगठन, संस्था से संबंधित या संस्था के बारे में, नाम ही संस्था है। नियोजन क्या होता है? योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से, हम कहते हैं ना किसी कार्य का नियोजन यानी कि योजना बनाना। और प्रबंधन क्या होता है? जो संसाधन होते हैं उनका अधिकतम उपयोग करते हुए जो आपकी योजना है उसका समुचित क्रियान्वयन हो। सबसे पहले आप यही करते हैं ना, संस्था की बात करते हैं, फिर उसके संबंध में योजना, और बाद में कैसे वो सफल क्रियान्वयन हो। तीनों एक सीरियल से भी आप कह सकते हैं। और लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। तो ये आपका हो गया इन तीनों का शाब्दिक अर्थ। प्रबंधन की यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? प्रबंधन। नॉर्मल अभी आप भाषा में किसी चीज़ का प्रबंध करने के संदर्भ में यही तो कहते हैं कि किसी कार्य को संबंधित व्यक्ति हो कोई, उसके द्वारा पारस्परिक सहयोग से आप संपन्न कर रहे हैं, प्रबंधन हो गया। परिभाषा की बात करें यहाँ पर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला नियोजन और प्रबंधन की, आपकी इतनी सारी डेफिनेशन जो दे रखी है इसमें से कोई एक आपको याद होनी चाहिए। सबसे छोटी है प्रोफेसर SK दुबे की, तो इन्हीं के ही याद कर लीजिए। संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोफेसर SK दुबे की। केवल टॉपिक एक पकड़िए, उसकी एक डेफिनेशन पकड़िए, उसके दो चार पॉइंट दिमाग में रखिए और जो मेन मेन फुल फॉर्म है उनको दिमाग में रखिए। बाकी बहुत कूड़ा कचरा नहीं आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, वो डेफिनेशन केवल एक। अब डायरेक्ट हम किस पे बात करेंगे? आवश्यकता या महत्व पर। तो संस्थागत नियोजन की आवश्यकता आप क्या कहेंगे? पॉइंट वाइज कि संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है हमें। निर्धारित जो लक्ष्य है उसकी समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है उसी से। संस्था की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान और उनकी पूर्ति करना संभव होता है। उपलब्ध जो संसाधन है उनका बेहतर और अधिकाधिक सदुपयोग होता है। समस्या और कठिनाई की पहचान होती है। समय, धन और श्रम की बचत होती है। तो वही सब नॉर्मल पॉइंट हैं। किसके हैं ये सब? संस्थागत नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा आवश्यकता और महत्व बताइए, तो बस ऐसे आपको पॉइंट जो है वो लिख देने हैं। नीचे भी कुछ पॉइंट हैं। संस्था के कार्यों में सुधार होता है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, शैक्षिक जो लक्ष्य होते हैं जो भी आपने रखे हैं उसकी प्राप्ति संभव होती है, संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। सब संस्था से रिलेटेड जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो आप इसमें लिख देंगे। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। तो ये सभी महत्व और आवश्यकता के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है विद्यालय प्रबंधन,
अर्थ, आवश्यकता और महत्व। और जो अभी पहले देखा था हमने चैप्टर वो था संस्थागत नियोजन और प्रबंधन, समझ रहे हैं। इसके बाद जो आया वो विद्यालय प्रबंधन है। संस्थागत नियोजन अलग चीज है, विद्यालय प्रबंधन अलग चीज है। तो बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन। मैंने क्या कहा कि अर्थ के लिए आपको डेफिनेशन एक याद रखनी, आवश्यकता और महत्व के हेडिंग याद रखने और कुछ नहीं दिमाग में कूड़ा कचरा रखना है। तो विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है ओलिवर सेल्डन के शब्दों में कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो कि संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है और नियंत्रित करता है। बस यहाँ तक की डेफिनेशन है आपकी किसकी, प्रबंधन की। किसके शब्दों में, ओलिवर सेल्डन जो है इनके शब्दों में ये डेफिनेशन है। तो आपको अगर इजी लग रही तो याद रख सकते हैं। थोड़ा सा और यहाँ पर बताया गया है कि प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया और कार्य है जिसके अंतर्गत आपका नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन, नियंत्रण ये सभी आते हैं। अब यहाँ से कैसे बहुविकल्पी पूछा जा सकता है कि प्रबंधन के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है। इनमें से 3 दिए होंगे, चौथा कुछ और दिया होगा, आपको पहचानना होगा। प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन, नियंत्रण ये सभी आते हैं। फिर विद्यालय प्रबंधन का अर्थ यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा, अर्थ, आवश्यकता और महत्व। अर्थ वैसे हमने यहाँ पर देख लिया है, पर यहाँ पर अर्थ जो है और भी थोड़ा सा विस्तार में विशेषता के तौर पर लिखा हुआ है कि सफल और प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले कि विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, व्यवहारिकता हो, राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक जो नीतियां हैं मूल्य के अनुरूप हों। इसी प्रकार कहेंगे आप कि विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता हो, शिक्षा के अपेक्षित जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास हो। तो ये सब आप क्या कहेंगे कि कैसे एक विद्यालय प्रबंधन को आप सफल बनाएंगे, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फिर नीचे इसी के संदर्भ में लिखा है वो है इसके उद्देश्य कि विद्यालय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, शिक्षाविद जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करना, विद्यालय संबंधी जो गतिविधियां हैं, कार्य हैं, उनका संचालन और संयोजन करना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना और जो जटिल कार्य हैं उनकी सुलभता सुनिश्चित कराना, विद्यालय जो है उसको सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना, शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था कराना। तो ये सब क्या है, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा अति लघु या लघु में विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य लिखिए, तो आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखना होगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि जो विद्यालय प्रबंधन है इसका संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों और कार्यों से होता है, जैसे प्रधान और छात्रों का संबंध, छात्र और अध्यापक वर्ग का संबंध, विद्यालय और समाज का संबंध, इसी प्रकार कर्मचारी और अध्यापक वर्ग का संबंध। ये सारी चीजें आपकी होंगी और इससे संबंधित नीचे कुछ कार्य भी हैं जैसे कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण। तो ये सारी चीजें आप स्वयं से लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम बढ़ते हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व पर। तो आवश्यकता और महत्व में आपको क्या याद रखना है, ये पॉइंट याद रखने हैं कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए और अन्य आवश्यक जो संसाधन है उनकी भी व्यवस्था करने का सफल प्रयास करना चाहिए। फिर क्या कहेंगे आप कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो विद्यालय प्रबंधन है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। फिर आप क्या कहेंगे, विद्यालय के समस्त कर्मचारी जो हैं उनके उत्तरदायित्व का बंटवारा बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ किया जाता है जिससे क्या हो, शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। और क्या लिखेंगे आप, विद्यालय प्रबंधन का महत्व इस दृष्टि से और भी बड़ा है कि उसे विद्यालय का सफल संचालन करना होता है, क्योंकि इसके अभाव में विद्यालय का जो प्रभावपूर्ण संचालन है वो असंभव है। और विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है वो संचालित की जाती हैं। इस प्रकार से आप पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं किसमें, आवश्यकता अथवा महत्व में। और किसके, विद्यालय के। पहला जो हम देख रहे थे वो संस्था स्तर पर था, ये विद्यालय स्तर पर है। बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। नीचे जो है कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं। देखिए ये चीज़ मैंने बताई थी अभी कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है, प्रधानाध्यापक, बच्चों की, अभिभावक की या शिक्षकों की। तो आप क्या कहेंगे, प्रधानाध्यापक की। वही वही तो सारे प्रबंधन संबंधी कार्य करता है। अब देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं अति लघु में, संस्थागत नियोजन का अर्थ लिखिए,
परिभाषा लिखिए, दायित्व क्या है। इसी प्रकार लघु में इस प्रकार से आ सकते हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र क्या हैं। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखा है प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या होता है, किसी ना किसी रूप में मानव जीवन में समाहित रहा है। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य भी उसकी पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करता रहा। इन्हीं सामूहिक प्रयासों ने सहभागिता की प्रवृत्ति का विकास किया। ये सारी तो यहाँ पर कथा कहानी लिख के और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया गया है, वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। मेन है आपके लिए डेफिनेशन, जो कि यहाँ पर लिखी है कि किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन जो है वो कहते हैं। तो एक लाइन में डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। नीचे टेलर के शब्दों में भी दे रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन के बारे में फिर से यहाँ पर लिखा है, तो वो तो हम देख ही चुके हैं। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र देख लेते हैं। तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रम जो है उनकी व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये सब क्या है, ये सब है विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में किया जा सकता है। वो ये 4 घटक हैं, और क्षेत्र के घटक जो ये ऊपर लिखे हैं इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। तो आपको डिटेल में नहीं, केवल हेडिंग याद रखनी है, किसके संदर्भ में, जो विद्यालय प्रबंध है इसके संदर्भ में कौन कौन से घटक होते हैं। तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य होता है, नियोजन के लक्ष्य, कार्यक्रम जो है उनकी व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। इसी में जो आपका चौथा वाला लिखा है पॉइंट, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, इसी में नीचे देखिए ये भी लिखा है कि विद्यालय प्रबंधन के आकलन के लिए समितियों का भी गठन किया जाना चाहिए। प्रमुख समितियां यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे कि शिक्षक के संदर्भ में बात करेंगे, छात्र के संदर्भ में बात करेंगे, शिक्षक समितियां, परिषद, विशिष्ट समितियां, इस प्रकार से दे रखी हैं। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। नीचे व्यवहारिक मानदंड भी दे रखा है। फिर यहाँ पर कार्य की बात की गई है, विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के कार्य। तो आपके पॉइंट वाइज क्या कहेंगे आप, विद्यालय प्रबंध के उद्देश्यों का निर्माण, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय। देखिए आप ज़्यादा अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्या है, जो एक जैसी चीज़ें हैं उसमें अपने दिमाग में पॉइंट क्लियर रखिए कि जहाँ विद्यालय प्रबंधन की बात की गई है तो हम यही पॉइंट लिखेंगे, उससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कार्य पूछेंगे और किसके कार्य पूछेंगे, विद्यालय प्रबंध। तो विद्यालय प्रबंध तब से हम देख ही रहे हैं, तो कार्य बदल नहीं गए, उसी को बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाता है कि विद्यालय का बजट बनाना, विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, ये सब क्या है, कार्य तो हैं। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विभिन्न सेवाएं जैसे कि भवन और उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि ये सब करना, पाठ्यक्रम नियोजन और कार्य विभाजन, पाठ्य सहगामी कार्यक्रम जो है उनका क्रमिक संगठन, विद्यार्थियों का वर्गीकरण और सामूहिकरण, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय करना, गृह विद्यालय और समाज के कार्यों का समन्वय, विद्यार्थियों को समाज सेवा कार्यक्रम में लगाना, विद्यालय की जो नीतियां हैं उनको शैक्षिक दर्शन के अनुरूप बनाना, अध्यापक का कक्षा में और सम्मेलन में पर्यवेक्षण करना, विभागीय अधिकारियों से सहयोग करना, ये सभी आपके कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ से चैप्टर है भौतिक संसाधन का प्रबंधन। तो भौतिक संसाधन में आपके जो शिक्षण बिंदु यहाँ साइड में देखिए दे रखे हैं 1 से 10 तक। विद्यालय भवन, विद्यालय भवन के अलावा विद्यालय छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, विद्यालय स्वच्छता, शौचालय, पेयजल। तो ये सब क्या है, ये सब भौतिक संसाधन है। क्या विद्यालय पर केवल पढ़ाई ही होती है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पढ़ाई के साथ साथ इन सब का भी तो प्रबंधन होता है। तो यही आपका इस चैप्टर में है। जैसे लिखा हुआ है कि विद्यालय में भौतिक संसाधन के प्रमुख अंग दे रखे हैं, जिनका सूक्ष्म वर्णन यहाँ पर किया गया है, जैसे कि विद्यालय भवन, विद्यालय छात्रावास। अब आपसे यही लिस्ट मांग ली जाएगी कि विद्यालय में कौन कौन से भौतिक संसाधन हैं, उनके प्रमुख अंग कौन से हैं। देखिए लिखा है ना प्रमुख अंग, तो उनके नाम लिखिए। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि विद्यालय में पुस्तकालय का आप प्रबंधन कर रहे हैं, भौतिक संसाधन में खेल का मैदान, विद्यालय फर्नीचर, जो भी आप आसपास विद्यालय में देखते हैं सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। शौचालय हो गया, पेयजल व्यवस्था हो गया, सारी। अब इन्होंने क्या किया, यहीं से ही जो विद्यालय भवन है इसी को ये हेडिंग डाल के नीचे और ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। इसी प्रकार आपका इसी के पॉइंट बता दिए हैं, इसी प्रकार इसकी विद्यालय भवन की योजनाएं बता दी हैं, इसी प्रकार भविष्य के विस्तार की संभावनाएं इसमें बता दी हैं। इसी प्रकार विद्यालय छात्रावास, अब दूसरा वाला आ गया, हॉस्टल जो होते हैं इनके बारे में बताया। आप जानते हैं छात्रावास क्या है, भवन विद्यालय भवन से दूर ना हो,
आसपास का पर्यावरण स्वच्छ हो, ये सब तो आप स्वयं से जानते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा, पॉइंट जो है हेडिंग याद रखिए। जैसे कि पहला हो गया वो, दूसरा छात्रावास से संबंधित, अब छात्रावास का प्रबंधन यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। फिर विद्यालय में प्रयोगशाला की बात कर ली गई, ये भी तो भौतिक संसाधन है आपका। और प्रयोगशाला की कैसी व्यवस्था हो, वही सब यहाँ पर डिटेल में लिखा है। जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल कक्षा, इस प्रकार से आप स्वयं से लिख सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय भवन क्या होता है, जहाँ पर आपकी लाइब्रेरी होती है। तो वहाँ पर क्या हो, माहौल शांत होना चाहिए। आपको अपने खुद देखते हैं ना आप, जैसे डीएलएड जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से आप क्या देखते हैं, जो लाइब्रेरी है वो कैसी होनी चाहिए, सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हो, आप कहेंगे शांति की व्यवस्था हो, वहाँ पर एक ऐसा टीचर हो जो पुस्तकालय हो दे, मतलब पुस्तकालय के लिए पुस्तक आपको उपलब्ध कराए, सारी सुविधाएं हो, अलग अलग पुस्तकें हो, इस टाइप से मतलब आप पॉइंट तो लिख ही सकते हैं। पुस्तकालय के कार्य क्या होते हैं, बच्चों को अन्य जो भाषाएं हैं या अन्य किताबें हैं उनसे अवगत कराना, यही सब चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है, स्वाध्याय को बढ़ावा देता है, बच्चे खुद से पढ़ना उसमें जाकर सीखते हैं। इसी प्रकार विद्यालय पुस्तकालय की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आराम से पहुंच जाएं, बहुत ऊपर ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग में भी उसकी सही स्थिति हो। फिर विद्यालय में पुस्तकालय सुधार के उपाय क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि फर्नीचर की व्यवस्था अच्छी हो, नवीन उपयोगी पुस्तकें हो, ऐसा ना हो सब पुरानी रखी हो, पत्रिकाएं हो, न्यूज़पेपर हो। इसी प्रकार है बुक बैंक की स्थापना की जाए, प्रशिक्षित जो पुस्तकालय अध्यक्ष है वो यहाँ पर हो, और इसी प्रकार लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। आप देखते हैं लाइब्रेरी कार्ड में एंट्री होती है, उसके बाद आपको पुस्तक इशू की जाती है 1 सप्ताह या जब के लिए भी, फिर उसके बाद आप वापस करते हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय में ये सारी भी सुविधाएं हों, दूरदर्शन, वीडियो कैसेट, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं खेल और खेल के मैदान के संबंध में। तो खेल का मैदान आप सभी जानते हैं, बच्चों के शारीरिक मानसिक कहीं ना कहीं सबको ही बल देता है, स्वस्थ रहते हैं बच्चे। खेल का महत्व आप सभी लिख सकते हैं, इसी में ही सकारात्मक सोच है, सहनशीलता की दृष्टि है, स्वास्थ्य का अनुरक्षण है, आंतरिक जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करना। इसी प्रकार खेल का मैदान कैसा हो, सभी खेलों को वहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। खेल के मैदान में सारी चीज़ें ऐसी हों जो बच्चे खेल सकें, मतलब ऐसा ना हो कि खेल का मैदान ही है और उस वहाँ पर फुटबॉल, हॉकी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार विद्यालय फर्नीचर के संदर्भ में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि वहाँ पर शुद्ध पानी का, पीने का पानी है, बैठने का उचित स्थान हो, फर्नीचर टूटा ना हो, ये सब चीज़ें आप स्वयं से लिख सकते हैं। मेज कुर्सी और डेस्क के संदर्भ में भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। कक्षा कक्ष का फर्नीचर के संदर्भ में इसी प्रकार लिख सकते हैं कि एक आदर्श कक्षा कक्ष में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक होता है। कुर्सी डेस्क है, श्यामपट्ट है, शिक्षक की मेज कुर्सी है, अलमारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। शैक्षिक उपकरण में पूछा जाता है प्रश्न कि कौन कौन से होते हैं शैक्षिक उपकरण, तो ये याद कर लीजिएगा। वैसे आप जानते तो हैं, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, ये सब होते हैं, पर कई बार क्या होता है याद नहीं आता पेपर में। तो ये सब क्या है आपके शैक्षिक उपकरण। ये आपका एक्चुअल में चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये आपका चैप्टर चल रहा है विद्यालय प्रबंधन में जो भौतिक संसाधन है वो चल रहे हैं। ये सब भौतिक संसाधन है तो है, मैंने पहले ही बताया। विद्यालय स्वच्छता के संदर्भ में इसी प्रकार लिख सकते हैं, शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। तो सारा हमारा चैप्टर यहाँ तक समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानवीय संसाधनों का प्रबंध। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं इतना स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपका देखने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको बता सकूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है बहुत बड़ी है। अगर मैं इसमें धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताने लगूंगा तो ये वीडियो आपका 10 घंटे का भी हो सकता है। तो ऐसे में वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कम समय में सारी चीज़ें रिवाइज करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मुझे मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य करते रहिएगा ताकि और लोग भी जुड़ते रहें। तो चैप्टर है आपका मानवीय संसाधन जो है उनका प्रबंध। तो मानवीय संसाधन में देखिए क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, उसकी विशेषताएं, मानवीय संसाधन के अंग, और अध्यापक, अभिभावक तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका, और ग्राम शिक्षा समिति से क्या अपेक्षाएं हैं। तो मेन ये ध्यान रखिएगा, मानवीय प्रबंधन के जो अंग हैं वो ये 4 होते हैं: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। क्योंकि जब पेपर में आता है तब नहीं समझ में आता है कि अरे ये क्या पूछ लिया गया, तो ऐसा नहीं है। तो
डेफिनेशन तो आप स्वयं से लिख सकते हैं, इतनी बार हम बता चुके हैं। मानवीय संसाधन की विशेषताएं एक बार देख लीजिए कि मानवीय प्रबंधन जो है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यता अनुसार संभव हो पाता है और प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का उससे बोध होता है और इसी के द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति करने में संभव हो पाता है और मानवीय जो प्रबंधन है या जो मानवीय संसाधन है उनका जो प्रबंधन है वो एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए भी अति आवश्यक माना गया है और इसलिए भी आप कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है और व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है और आप क्या कहेंगे कि विद्यालय में सुधार होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। अब इन पॉइंट को आप कैसे जोड़ सकते हैं? एक किसी विद्यालय में देखिए तो सभी जो टीचर होते हैं उनको कार्य अलॉट कर दिए जाते हैं, तो उन कार्य जब अलॉट किए जाते हैं तो उनकी क्षमता के अनुसार ही तो किए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने में वो संभव हो पाते हैं। और आप क्या कहेंगे कि जो विद्यालय है उसमें भी सुधार होता है जब सबको कार्य बांट दिए गए तो अपना वो निष्ठा के साथ उसमें कार्य में लगे रहेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य बांटा जाता है, सही दिशा में वो यूज़ होगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को जोड़ कर याद करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेन मैंने क्या कहा, अंग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें याद ही आनी होनी चाहिए, ये आप स्वयं से बना कर नहीं लिख सकते हैं कि विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग क्या होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र और समुदाय। इन समुदाय में आपके ये सभी आते हैं, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। ये चौथा वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक की नीचे भूमिका लिखी हुई है, क्या होती है? तो आप कहेंगे प्रधानाध्यापक में मुख्य केंद्र बिंदु होता है, वही सारा कार्यभार संभालता है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। तो आप कहेंगे प्रधानाध्यापक बहुआयामी होना चाहिए, अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोच सके, वो उसमें गुण होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए कि ऐसा ना हो चीज़ों को और ज़्यादा टफ बना देता है। वो किसी भी कार्य का निर्णय लेने में या करने में सक्षम होना चाहिए, आसानी से कार्य उसको कर सके, इस प्रकार से वो सफल बना सके कार्य को, किसी भी प्रकार पर भेदभाव ना करे धर्म जाति इस टाइप से। तीसरा आप कहेंगे उसमें क्या गुण होना चाहिए प्रधानाध्यापक में? कुशल प्रेरणादायक हो। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है पॉइंटर, जिसने नहीं देखा ध्यान रखिएगा। विद्यालय प्रबंधन जो है प्रधानाध्यापक में क्या गुण होने चाहिए वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुशल प्रेरणादायक होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी तो जरूरी है कि बच्चों को भी तो मोटिवेट करे। फिर आप कहेंगे नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देखते हैं कोई एक ग्रुप हो, यानी एक क्लास ही आप ले लीजिए, तो क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। तो वही चीज़ वो क्लास को संभाल पाता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। और एक कंप्लीट विद्यालय की अगर बात की जाए तो प्रधानाध्यापक ही होता है जो सबसे सुपीरियर होगा। तो वही अगर नेतृत्व की क्षमता नहीं होगी तो विद्यालय कैसे चलाएगा? तो आप कहेंगे बहुत जरूरी है नेतृत्व की क्षमता। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता इसी प्रकार होनी चाहिए, लोगों में संप्रेषण कर सके, इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, कुशल प्रशासक होना चाहिए, समय पर आधारित होना चाहिए, यानी कि समय प्रबंधक होना चाहिए, यानी कि समय वेस्ट ना करे, जो भी चीज़ें हैं वो समय पर करवाने का प्रयास करे, खुद समय से पहुँचे, यही सारी चीज़ें चरित्र के संदर्भ में आप लिख सकते हैं, सकारात्मक सोच के संदर्भ में आप लिख सकते हैं। और शिक्षक एक मानवीय संसाधन, वहाँ तक हमारे पॉइंट सारे समाप्त हो गए। यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक एक मानवीय संसाधन, जिसमें आप शिक्षक का अर्थ जानते हैं। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से जो है वो बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। ये चीज ध्यान रखिएगा, सीखना और सिखाना। नीचे डेफिनेशन लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार लिखी है, तो देख लेते हैं। टीचर जीवन भर छात्र ही रहता है, उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी रहती है। अंग्रेजी भाषा में टीचर को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है और ये पूरा टीचर की लिखी हुई है। आप भी एक भावी अध्यापक हैं तो आप देख सकते हैं, टी से ट्रूथफुल होता है, एनर्जेटिक होता है, एफेक्शनेट होता है, कोऑपरेटिव होता है, हम्बल होता है, एफिशिएंट होता है, रिसोर्सफुल होता है। तो देखिए कितनी सारी विशेषताएं। फिर नीचे लिखा है एक प्रभावशाली शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? आपके अंदर जो गुण हैं वही होने चाहिए कि जो छात्र है उसको समझ सके, उसके अनुसार शिक्षा दे सके, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं।
शिक्षिका की विद्यालय में क्या भूमिका होती है? तो आप कहेंगे शिक्षिका के गुण क्या होने चाहिए? एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है, शिक्षार्थियों के विकास में रुचि लेता है, उनकी कठिनाइयों को हल करता है। इसी प्रकार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और चरित्रवान होना चाहिए अध्यापक को। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। वो अपने संपर्क में आने वाले जो छात्र हैं, अन्य व्यक्ति हैं, उनका आदर और स्नेह प्राप्त कर सके। ये सब आप जानते हैं, आप खुद अपने अंदर जो चाहते हैं या देखते हैं कि आपके अंदर वो एक क्वालिटी होनी चाहिए एक शिक्षक बनने के लिए, तो वही क्वालिटी ही तो आपको यहाँ लिखनी है कि आप में सहनशीलता और सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा आपको इरिटेट कर रहा है तो आपने उसे मार ही दिया, तो नहीं, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, कल्पना शक्ति होनी चाहिए, सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए, दृष्टिकोण आपका प्रयोगात्मक होना चाहिए, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल बेस्ड करा सकें, आसपास का समायोजन होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। शिक्षक के कार्य आप समझ सकते हैं, वही सारे शिक्षक के कार्य होते हैं। फिर कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं आप जानते हैं, प्रशासक के रूप में होती है, विशेषज्ञ के रूप में होती है, निर्देशक के रूप में होती है, छात्रों का हितैषी भी होता है, मित्र जैसा व्यवहार, और नेतृत्व प्रदान करने वाला भी होता है, शोधकर्ता भी होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से आपका थोड़ा सा पॉइंट अलग है, वो है विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन, ये एसोसिएशन लिखा है आपका, और माता शिक्षक, ये शिक्षक लिखा है, माता शिक्षक संघ की भूमिका क्या होती है? तो आप क्या कहेंगे? अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन और माता शिक्षक संघ के सदस्यों की बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देना चाहिए। फिर आप क्या कहेंगे? विद्यालय विकास के लिए उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी आदि के रखरखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? अनुसूचित जाति, जनजाति, बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनके नामांकन और नियमित उपस्थिति पर भी निगरानी रखनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब हैं विद्यालय प्रबंधन में इनकी भूमिका के संदर्भ में क्या होता है। और विशेष आवश्यकता वाले जो विकलांग बच्चे हैं उनकी भी विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग देना चाहिए। इसी प्रकार ग्राम शिक्षा समिति से क्या अपेक्षाएं होती हैं? तो कहेंगे आप ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने विद्यालय के लिए या अपने लिए जो विद्यालय है उसके कुछ कार्यों को चुनना चाहिए। इसी प्रकार जो ग्राम है उसको बाल गणना सही हो, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनको बाल गणना में भी सहयोग देना चाहिए। और आप क्या कहेंगे? बच्चों के 100% नामांकन, ठहराव और गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने में भी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं ग्राम शिक्षा समिति से, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं केवल 2-4 ही पॉइंट गिने चुने बताता। और ये चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, आप स्वयं से नहीं लिख सकते हैं। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए धन अथवा श्रम से सहायता देनी चाहिए। इसी प्रकार सरकारी जो सुविधाएं हैं विद्यालय को प्राप्त होने वाली, उनका भी समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए भी ग्राम शिक्षा समिति को सहयोग देना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन में ये सारी चीज़ें हैं: कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर पुस्तकालय प्रबंधन, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं और शब्दकोश का प्रयोग और प्रबंधन। तो यहाँ पर मेन आपको लर्निंग कॉर्नर जानना पड़ेगा, बाकी ऊपर की दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें लिख सकते हैं, कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं और शब्दकोश का प्रयोग और प्रबंधन। ये 2 ही 3 चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, बाकी स्वयं से आप लिख सकते हैं। शिक्षण अधिगम भी देख लेते हैं, केवल एक पॉइंट कि उद्देश्य क्या होता है संपूर्ण शिक्षा का, कि छात्र विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझकर ग्रहण कर सके, और इस कार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो अत्यंत उपयोगी होती है। जैसे कि शिक्षक को चाहिए भाषा शिक्षण, छोटी छोटी कहानियों, गीतों, कविताओं की रचना करे। इसी प्रकार भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्री जो है उसका निर्माण करे, उपयोग करे। इसी प्रकार मॉडल, शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड, पुस्तकों के वस्तुओं के चित्र, पोस्ट का पास्ट कार्ड, पोस्टर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने बताई नहीं थी कि ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जैसे दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र है, इनके माध्यम से जो शिक्षण अधिगम है उसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। मेन मैंने क्या कहा था, लर्निंग कॉर्नर को जानते हैं क्या होता है। नया वर्ड है। लर्निंग कॉर्नर का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने का कोना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है। प्रीवियस ईयर में आपका लर्निंग कॉर्नर आ चुका है। लर्निंग कॉर्नर कहलाता है यह वह स्थान है जहां शिक्षण अधिगम से संबंधित
सामग्री सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है, जिन्हें छात्र छूकर, देखकर और पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। लर्निंग कॉर्नर जो है वो ज्ञान वृद्धि में तो सहायक होता ही है, साथ ही साथ बच्चों में अवलोकन करने, निरीक्षण करने, निष्कर्ष निकालने, इन सभी के गुणों का विकास करने में भी सहायक होता है। लर्निंग कॉर्नर में जो निम्नलिखित सामग्री है उनका संग्रह होता है, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, कहानियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रंग, ये सभी आपके एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएंगे कि लर्निंग कॉर्नर में ये सभी सामग्री का संग्रह किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लर्निंग कॉर्नर पूछा जा सकता है। बाकी वही है कि शिक्षण में क्या इसका यूज़ है, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। पुस्तकालय प्रबंधन वगैरह ऊपर हमने देख लिया है कि पुस्तकालय में की सारी व्यवस्था हो, पाठ्य पुस्तकें भी आपने देख लिया है कि ये सारी चीज़ें हों। ये आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में कक्षा 1 में जो है आपकी कलरव, भाषा 1 समेकित भाषा की पुस्तक कौन कौन सी चलती हैं। कक्षा 2 में आपकी कलरव और गिनतारा चलती है। ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि कक्षा 1 में कितनी पुस्तकें चलती हैं, 2 में कितनी चलती हैं, इस टाइप से हो सकता हो डायरेक्ट अति लघु में नाम भी पूछ लिया जाए। कक्षा 3 में कलरव, गिनतारा, हमारा परिवेश, इस टाइप से है। कक्षा 4 में कलरव, गिनतारा, परख, रेनबो, संस्कृत प्यूसम, और कक्षा 5 में कलरव, गिनतारा, परख, हमारा परिवेश, रेनबो और संस्कृत प्यूसम। तो इनके नाम याद रखिएगा, उतना आपके लिए काफ़ी है। कार्य पुस्तिकाओं की बात करते हैं, क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा और गणित जो विषय उनकी अलग अलग कार्य पुस्तिकाएं विकसित की जाती हैं बच्चों में इंटरेस्ट जो है वो जगाने के लिए। और इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं उसको लेकर यहाँ लिखा है कि जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उनकी विषय सामग्री पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप होनी चाहिए, आकर्षक और रोचक चित्रों के माध्यम से अभ्यास कराना चाहिए, रंग भरने का प्रयास कराया जाए, बाद में लिखने का कराया जाए। हमारे विद्यालय जो है इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 के या 3 तक के भाषा और गणित विषयों की कार्य पुस्तिकाओं से अभ्यास कराया जाना चाहिए। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा था, शिक्षक संदर्शिका, ये आपका नया टॉपिक था जिसको आप स्वयं से नहीं लिख सकते, इसको सुन लीजिए क्या होता है। तो पाठ्य पुस्तक जो है उसमें प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। एक लाइन में है यहाँ पर पॉइंट, आप ध्यान रखिएगा। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य जो पुस्तक है उसके प्रत्येक पन्ने को शामिल किया गया है, जिसमें शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गतिविधियाँ, अवलोकन, भ्रमण। पढ़ाने हेतु समय प्रबंधन का भी स्पष्ट विवरण दिया गया है। शिक्षक संदर्शिकाओं में प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए बॉक्स स्पेस भी दिया गया है, जिसमें अध्यापक नवीन या स्वयं नवीन विधियां जो है वो लिख सकते हैं। और शिक्षकों को अनुसमर्थन देने के लिए विषयवार सभी शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अपनाए गए जो सावधानियां हैं, स्वयं करके सीखना है, सारी चीज़ें उल्लेख किया गया है। तो शिक्षक संदर्शिकाएं नया टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ से चैप्टर है वित्तीय प्रबंधन, जिसमें उद्देश्य है इसके विद्यालय अनुदान है, टीएलएम ग्रांट है, विद्यालय रखरखाव है, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन है, समुदाय से प्राप्त धन है, ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त धन है, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त धन है। तो मेन क्या जानना है आपको, वित्तीय प्रबंधन होता क्या है। तो आप कहेंगे किसी भी संस्था संगठन के संचालन में वित्त का सबसे मेन रोल होता है, और संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय ध्यान रखना होता है कि उनकी पूर्ति के लिए संसाधन की कितनी आवश्यकता है और उनकी क्या व्यवस्था है, और उसी के अनुसार आप चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वित्तीय प्रबंधन के दौरान विद्यालय को वित्त प्राप्त करने वाले स्रोतों को जान सकेंगे, उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे, विद्यालय प्रबंधन में जो है वो वित्त के महत्व को जान सकेंगे। ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। इसको आप वैसे जोड़िए जैसे कि बहुत से गैर सरकारी संगठन होते हैं, वो दूसरे लोग पैसे दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो उसका यूज़ करके अन्य चीज़ों में लगा रहे हैं, तो वही इसमें विद्यालय वित्त में संबंधित हो जाएगा। अब विद्यालय अनुदान या विद्यालय विकास अनुदान में लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों को प्रति वर्ष 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है। विद्यालय अनुदान में ध्यान रखिएगा।
बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि ये हो, खिड़की हो, समाचार पत्र हो, चौक डस्टर, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टीएलएम ग्रांट, शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान इसको कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा इसमें कितनी दिया गया है, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये प्रति वर्ष टीएलएम के निर्माण के लिए दिए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो मेन राशि है ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते हैं क्या होती हैं। अगला है विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, आप लिख सकते हैं विद्यालय रख रखाव के लिए अनुरक्षण अनुदान कितना होता है। तो इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत 3 कमरे तक वाले जो विद्यालय हैं उसके लिए 5,000 प्रति विद्यालय की दर से, और 3 से अधिक कमरे वाले विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से 2015-16 से बताइए दिए जाते हैं। और ये रुपया कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। लिखा है इस अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय के निम्नवत कार्यों में किया जा सकता है। किसमें, पुताई में, आवश्यकता अनुसार मरम्मत हो गई, इसी प्रकार बाउंड्री है विद्यालय में संबंधित आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है समय प्रबंधन से। बस आपको इतनी चीज़ें अभी तक जितनी देखी हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पूरा कोर्स में अधिकतर चीज़ें क्या हैं, प्रबंधन से हैं। चाहे वो आपकी भौतिक विद्यालय में भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित हो, चाहे वो आपकी वित्त से संबंधित हो, अनुदान से संबंधित हो, समय से संबंधित हो। तो यही सारी चीज़ें देखिए आप चल भी रही हैं। अब समय से संबंधित है, बात की जाए तो समय सारणी के प्रकार दे रखे हैं, कक्षावार, अध्यापकवार और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की समय सारणी। इसी प्रकार अध्यापक के रिक्त घंटों की समय सारणी, लिखित कार्यों के मूल्यांकन की समय सारणी, कार्य अनुभव और खेलकूद की समय सारणी। इस प्रकार से आप समय सारणी के अंतर्गत पॉइंट याद रख सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें जो हैं ये आप लिख सकते हैं। क्या क्या ध्यान देने वाली समय से बातें होती हैं कि शिक्षकों के ना तो कार्य के घंटे लगातार होने चाहिए, ना ही ज़्यादा विश्राम के घंटे हों। इसी प्रकार पढ़ने लिखने सभी का समय उचित समय विभाजन हो, प्रयोगशाला का समय हो, क्रियाकलाप अंताक्षरी सबको शामिल किया जाए, बागवानी हस्तकला सबको शामिल किया जाए। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें थी समय से संबंधित, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। तो सबसे पहले आप यही कहेंगे क्यों आयोजन क्यों होना चाहिए। विद्यालय आकर्षण का केंद्र बन जाता है, बच्चे शारीरिक और स्वास्थ्य मानसिक रूप से रहते हैं, नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, उनमें सद्गुण का विकास हो जाता है, सामाजिक भावना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में अगर प्रधानाध्यापक की भूमिका पूछें तो वो क्या कर सकता है, जो टीचर हैं उनको बुलाकर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर विचार विमर्श कर सकता है। इसी प्रकार योजना निर्माण में सभी अध्यापकों का सहयोग ले सकता है, सभी को उत्तरदायित्व सौंप सकता है। इसी प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हैं। मार्गदर्शन करना, अन्य सामग्री की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार खेलकूद वगैरह आप स्वयं से लिख सकते हैं कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप के आयोजन में क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए कि सभी बच्चों को या छात्राध्यापक को स्वतंत्रता दी जाए, टॉपिक या विषय को सावधानी से चुनना चाहिए, क्रियाएं आनंददायक हों। इसी प्रकार ये कुछ पॉइंट भी हैं, इनको लेकर निबंध वगैरह आप लिखवा सकते हैं। जैसे कि आपका राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला है आपका चैप्टर शैक्षिक भ्रमण से संबंधित। तो आप क्या कहेंगे, शैक्षिक भ्रमण में बच्चे किसी क्षेत्र विशेष या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, और शैक्षिक भ्रमण जो है वो विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अब उद्देश्य तो आप लिख ही सकते हैं, क्या उद्देश्य होता है, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर समझ विकसित हो, नई नई चीज़ों को आप जान रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप महत्व भी आप लिख सकते हैं इसमें। इसी प्रकार बागवानी आपका अगला टॉपिक है, क्या क्या ध्यान देना चाहिए पेड़ लगाते समय। वाटिका है, सुगंधित फूल लगाएं, पौधों को अधिक से अधिक किस्में लगाएं, आकर्षित बनाएं, यही सारी चीज़ें। इसी प्रकार है सत्रांत समारोह जो सत्र के अंत में होता है। अब सत्रांत सहगामी क्रियाएं में आती कौन कौन सी है ये आपको याद करना पड़ेगा। पोस्टर प्रतियोगिता है, प्रोजेक्ट कार्य है, भाषण प्रतियोगिता, रचनात्मक कार्य, हॉट सीट खेल, लक्की ड्रॉ खेल, सुलेख प्रतियोगिता, ये सब आप सत्र के अंत में करवा सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं मूड फ्रेश हो जाए और बच्चों में क्रियात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक ये सब क्षमता विकसित हो। अब यहाँ पर एक एक के बारे में बताया गया है, वो जरूरी नहीं, आप सभी जानते हैं क्या होता है पोस्टर प्रतियोगिता वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सूचनाओं और अभिलेखों का प्रबंधन। तो इसके बारे में पहली लाइन से आपको समझ में आ रहा है कि प्रत्येक जो संस्था है उसमें विद्यालय आदि में अनेक अभिलेख होते हैं, जिनमें क्या होता है विद्यालय संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं,
और इन अभिलेखों का प्रबंधन अत्यंत उचित तरीके से होना चाहिए, जिससे जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकें। रख-रखाव पर ध्यान देना चाहिए। अभिलेख आप जानते हो वही जो कॉलेज में सारा आपका प्रपत्र वगैरह जो है या किसी की मार्कशीट वगैरह है या जो एडमिशन वगैरह आपने लिया है वो सारा लेखा-जोखा है वही आपका अभिलेखीकरण में आ जाएगा। विद्यालयी अभिलेखों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। पहला होता है सामान्य अभिलेख, जिसमें आपका लॉग बुक, पीटीए यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ, मात्र शिक्षक संघ को हम एमटीए कहते हैं, ग्राम शिक्षा समिति पंजिका, ये सभी आपके आते हैं किसमें? सामान्य अभिलेख में। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख में क्या आते हैं? तो उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक दैनंदिनी, मध्याह्न भोजन पंजिका, ये सब आपके अध्यापकों से संबंधित आते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा होता है विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख। इसमें क्या-क्या होता है? जैसे छात्र उपस्थिति पंजिका, कौन कब आया, रजिस्टर होता है ना, अटेंडेंस रजिस्टर। इसी प्रकार विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, विद्यालय में प्रवेश है, प्रगति है, छात्रवृत्ति है, वितरण है, जो संबंधित हैं आपके विद्यार्थी से, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सब किसके हैं प्रकार? विद्यालयी अभिलेख के प्रकार हैं। आगे भी हैं, आपको आगे भी दिखाता हूँ। चौथा है आपका उपकरण संबंधी अभिलेख, जिसमें क्या आता है? तो आपका पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामान का जो स्टॉक वगैरह है, ये सब आता है। और पांचवा और लास्ट होता है आपका वित्तीय अभिलेख, जिसमें दैनिक रोकड़ बही, खाता बही, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका। इसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे ग्राम शिक्षा निधि का जो खाता होता है वो ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक या प्रभारी जो प्रधानाध्यापक है उसके संयुक्त रूप से होता है, और इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है और दोनों की सहमति के आधार पर ही खर्च भी किया जाता है। और इस निधि में कक्ष निर्माण है, रंगाई पुताई है, अन्य विद्यालय आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए धन जो है वो आवंटित किया जाता है। तो ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका आपका ये हो जाएगा, और जिसका जो विवरण होता है प्रधानाध्यापक को रखना होता है, और प्रधान जो है उसके हस्ताक्षर भी इस रजिस्टर पर कराए जाते हैं। फिर इसी के बारे में थोड़ा है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका में कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं उसमें से 3 छात्रों के संरक्षक या अभिभावक, जिनमें एक महिला होती है, उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है उसका प्रधानाध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होता है। डायरेक्ट इस प्रकार से सदस्यों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति पंजिका में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की गई जो बैठक है, किए गए जो कार्य हैं, इन सबका विवरण रहता है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय जो उसके भवनों में सुधार और मरम्मत का सुझाव देना, जो विद्यालय है उसके उपकरण संबंधी सारी चीज़ें, इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है आपका मातृ शिक्षक संघ पंजिका। इसमें क्या है? इसमें 15 से 20 छात्र छात्राओं की माताओं को संघ का सदस्य बनाया जाता है, जिससे क्या है वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सकें, उनकी शिक्षा का महत्व समझाया जाता है, उनके मन में शिक्षा के संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला है आपका अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। इस पंजिका में 15 से 20 अभिभावक के हस्ताक्षर प्रतिमाह बैठक के समय कराए जाते हैं, और इसमें अभिभावक शिक्षक संघ का निर्माण जो है वो शैक्षिक समस्याओं और शिक्षा की जो सूचनाएं हैं उनको छात्रों के अभिभावक तक पहुंचाने के लिए जो है इसका निर्माण किया जाता है। तो इसी प्रकार बहुत सी पंजिका और भी होती हैं। स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित आवागमन पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, आदेश पंजिका, अनुश्रवण निरीक्षण पंजिका, शिक्षक डायरी हो गया, बैक बुक पंजिका हो गया, एमडीएम वितरण पंजिका है आपका, कन्वर्जन कास्ट और खाद्य पंजिका है आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। सभी लोग जानते हैं क्या होती हैं, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर बताने की। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट चैप्टर है शैक्षिक तकनीकी और प्रबंधन में प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। तो पढ़ के तो हम इतनी ऊपर से आए हैं, सिद्धांत पूछे गए तो पॉइंट नहीं बदले, वही सारी चीज़ें। देखिए समन्वय स्थापित करना, अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति सादर हो, लक्ष्य निर्धारण और योजना हो, तो आपको लिखना वही सारी चीज़ें, लचीलापन है। बस मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि सिद्धांत भी पूछा जाए तो कुछ और नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं। फिर आपका है प्रधानाध्यापक के विद्यालय प्रशासन और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य क्या होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? शैक्षिक क्रियाओं संबंधी कार्य हैं, शिक्षकों संबंधी हैं, छात्र से संबंधित हैं, विद्यालय प्रबंध से संबंधित है, वित्त संबंधित है, विद्यालय कार्यालय संबंधित है।
यही सारी चीज़ें हैं, यही सभी पॉइंट हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। इसके अलावा ये सब तो चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, शिक्षक अभिभावक संघ वगैरह। पर यहाँ पर एक पीटीए वर्ड लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिए कि पीटीए जो है, इससे एक अध्यापक को क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो विद्यालय में गांव के सभी बच्चों को प्रवेश कराने संबंधी, बच्चों को पूरे समय उपस्थित रखने संबंधी, विषय वस्तु की कठिनाई को दूर करने संबंधी, यही सारी चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हैं। मात्र शिक्षक संघ वगैरह मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या होती हैं चीज़ें, कि महिला शिक्षक हैं वो सचिव होती हैं, 5 सदस्य होते हैं, जो छात्रों की माताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर बताई। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मेन यही है इसमें। बाकी तो आप लिख ही सकते हैं कि मीना मंच का संचालन करती हैं, नामांकन, ठहराव, ये सारी चीज़ें। मीना मंच की भूमिका क्या होती है? तो मीना मंच जो है वो परियोजना के श्रेय उत्तर प्रदेश परियोजना परिषद को जाता है। इसके द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजना का प्रारंभ किया गया था। इस क्लब के रूप में संगठित 11 से 18 जो वर्ग है, उसकी बालिकाओं के समूहों को मीना मंच जो है वो नाम दिया गया। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई हैं। तो बालिका शिक्षा और जागरूकता से संबंधित है। स्थापना का उद्देश्य वही आप लिख सकते हैं, बालिका शिक्षा का चहुमुखी विकास। उद्देश्य वगैरह में भी यही लिख सकते हैं, दहेज प्रथा ये सारी चीज़ें समाप्त हों, महिला जागरूकता बढ़ावा मिले, वही है आप। अगला है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की क्या भूमिका है। तो ये सभी भूमिका होती हैं कि विद्यालय जो न्याय पंचायत हैं, ब्लॉक स्तर के स्तर की सूचनाएं हैं उनका संकलन करना, उनका आदान प्रदान करना, गुणवत्ता शिक्षा विषयक सभी कार्यक्रम के लिए समय समय पर विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लॉक संसाधन केंद्र को अनुदान प्रेषित करना, प्रतिमाह 20 विद्यालय जो हैं उनका पर्यवेक्षण करना, विद्यालय में जाकर सह समन्वयक जो है उनके माध्यम से छात्रों का चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना, और स्कूल शिक्षक जो है उनको विद्यालय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करना। ये सब बीआरसी जो है ब्लॉक संसाधन केंद्र, उसके समन्वयक के कार्य और दायित्व हो जाएंगे। तो जैसे आपने बीआरसी देखा, वैसे एनपीआरसी होता है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। इसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी से संबंधित है। इसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी के संदर्भ में सारी चीज़ें लिखी हैं। इसी प्रकार आपका इसके कार्य वगैरह लिखे हैं। इसी प्रकार डाइट मेंटर है, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए और निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य के प्राप्त करने पर बल दिया गया। भारत सरकार की पहल और सहयोग से जनपदों में डाइट की स्थापना हुई। डाइट के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं, ये आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सहयोग प्रदान करना, और आप क्या कहेंगे, जो विद्यालय है उसकी ठहराव क्षमता में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर का उन्मूलन करना, इसी प्रकार समुन्नत बनाना, सारी चीज़ें। डाइट मेंटर क्या है, कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण ये करते हैं डाइट मेंटर। इनके संदर्भ में भी इसी प्रकार पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसी प्रकार जिला समन्वयक के बारे में लिखा है कि जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्य जो है उनके संचालन के लिए जिला परियोजना कार्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के समयबद्ध नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जिला समन्वयक के पद सृजित किए गए हैं। इतनी सी लाइन आपको केवल याद रखनी है। जहाँ आपको जरूरत लगे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं, लास्ट में आप रिवाइज कर लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान में जिला समन्वयक जो है उनके पद भी समन्वित किए गए हैं, सृजित किए गए हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रख सकते हैं आप। बात करते हैं आगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रबंध तंत्र में भूमिका, ये सब लिख सकते हैं आप स्वयं से। इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार पॉइंट है, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य डायट, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रबंधक है, ये सारी चीज़ें इसके कार्य के संदर्भ में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं। देखिए साइड में लिखा है ना एनसीईआरटी। आपको सन पता होना चाहिए, 1 सितंबर 1961 को स्थापना, और बाकी चीज़ें क्या, इसकी स्थापना जो है उसके साथ ही इसके कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य ये लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एनसीएफ 2005 को लागू करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा में सुधार, विशेष आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा, बालिका शिक्षा, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके संगठन और संगठक और विभाग के संदर्भ में, ये आप चार्ट ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी जो है इसके अंतर्गत ये 5 ये जो यहाँ पर इसके दे रखे हैं, क्षेत्रीय सलाहकार,
पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ये इसके क्या हैं, संगठन और विभाग से संबंधित हैं। और यहाँ एक एक के बारे में डिफाइन किया गया है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में सारी चीज़ें लिखी हैं। इसी प्रकार केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, इसकी स्थापना वर्ष आप याद रख सकते हैं 1984। फिर है तीसरा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान 1994। फिर है आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 5 क्षेत्रों अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में जो है वो शिक्षा के आदर्श के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर प्रमुख कार्यक्रम के संदर्भ में जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, इसके अंतर्गत कक्षा 10 के छात्रों के संदर्भ में होता है, मौलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वगैरह। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण इसी प्रकार आपका हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी है। मैं केवल इसीलिए हेडिंग बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर पढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी होगा, वो बिल्कुल मैं चाह नहीं रहा हूँ। वेरी शॉर्ट में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको दिखाता जा रहा हूँ हेडिंग हेडिंग। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम कहते हैं SCERT, और इसकी स्थापना 1981 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में स्थापना की गई थी। और इसका आप जानते हैं कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसके संगठन में यहीं पर देख लीजिए पॉइंट, कार्यक्रम और उद्देश्य आप लिख सकते हैं। कार्यक्रम और उद्देश्य में जो है आप याद अपने आप से लिख सकते हैं। मेन संगठन जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, जिसमें राज्य शिक्षा संस्थान, विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, मनोविज्ञानशाला, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिशु प्रशिक्षण विश्वविद्यालय महाविद्यालय, इसी प्रकार राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, ये सभी आपको याद होना चाहिए। पॉइंट तो सारे याद होने चाहिए, बाकी इसमें आपका पूछा कुछ भी जा सकता है। अधिकतर जो पूछा जाता है वो सन या जगह स्थान जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर सारी चीज़ें। इसी प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान के बारे में लिखा है 1981 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना के पश्चात राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के रूप में कार्यरत है। इसी प्रकार दूसरा है आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। इसकी बात करें तो इलाहाबाद में स्थित है। कार्य यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे तो एक दो याद रख सकते हैं आप। तीसरा आपका है राज्य हिंदी संस्थान। इसकी बात करें तो हिंदी और भारतीय भाषा विभाग राज्य हिंदी संस्थान के रूप में वाराणसी में स्थित है। यही मेन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए स्थित कहाँ है, वो इलाहाबाद में, ये वाराणसी में। फिर है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। ये बात करें तो ये भी इलाहाबाद में कार्यरत है। फिर अगर बात करें मनोविज्ञानशाला तो आप क्या कहेंगे, आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर 1947 मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थापना जो है वो की गई थी। इसी प्रकार है आपका उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान। इसकी बात करें तो इलाहाबाद को केंद्र पुनर्निर्धारित शिक्षक शिक्षा योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। इसी प्रकार आपका अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके अनुसरण में इसकी स्थापना हुई थी। वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है, इसके उद्देश्य हैं। फिर इसी प्रकार है आपका राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम NCTE कहते हैं। इसके संदर्भ में लिखा हुआ है कि इसको संसद के एक अधिनियम के द्वारा 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। गठन के संदर्भ में लिखा है कुल इसमें 43 सदस्य होते हैं। बाकी पूरी डिटेल दे रखी है, इतनी सारी चीज़ें आप स्वयं से याद नहीं रख सकते। कार्य की बात करें तो क्या है, प्रमाणित अप्रमाणित करना, नवाचार को प्रोत्साहन देना, इसी प्रकार व्यवसायीकरण जो है उसके संबंध में उपाय देना, यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे हम NIOS के नाम से जानते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखा है ना स्थापना 1989 में। बस ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में, पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा लिखा है कि ये कक्षा 10 के स्तर के लिए, उच्चतर जो है कक्षा 12 के स्तर की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, 10 की समकक्ष की शिक्षा, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इसी प्रकार इसमें मुक्त व्यावसायिक शिक्षा, जीवन संवर्धन कार्यक्रम, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा, इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर चैप्टर है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसे हम न्यूपा के नाम से जानते हैं।
फुल फॉर्म इसकी ये जरूर देख लीजिएगा क्या होती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। सन आप ध्यान रखिएगा 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। आरंभ में न्यूपा की स्थापना 1962 में जो है वो की गई थी। और नीचे भी लिखा है 1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान जो है वो कर दिया गया था। इसी के ही न्यूपा के संबंध में बात करें तो यहाँ पर विभागों की संख्या लिखी है, 10 विभाग हैं। न्यूपा परिषद विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय जो है वो होता है अध्यक्ष, इसका भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्री होते हैं। यहाँ पर लिखा भी है न्यूपा परिषद के बारे में, पूरा चार्ट इसका आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। ये अलग अलग कार्य है, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, मैं एक एक तो यहाँ पर बता नहीं सकता आपको, पर केवल आपको दिखा रहा हूँ। प्रमुख प्रकाशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें कोई ऐसी आवश्यक नहीं है। अगला है आपका परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जो तो आप बचपन से सुनते ही आ रहे हैं जब से डीएलएड कर रहे हैं, पीएनपी। इस विभाग की स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास हुई थी और 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के गठन से पहले प्रदेश की समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व जो है इस विभाग को दिया गया था। परीक्षाएं के संदर्भ में लिखा है कि कौन कौन सी परीक्षाएं कराता है, इसमें देखिए बीटीसी वगैरह सारी चीज़ें हैं, सीईटी, टीपेट, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी परीक्षा वगैरह वगैरह सारी परीक्षाएं हैं। फिर है आपका जिला स्तर पर कार्य करने वाले जो अभिकरण है उसकी बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हीं को देख लीजिए। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यानी कि डाइट की, उद्देश्य उसके, डाइट के कार्य, डाइट की संरचना, डाइट के विभाग हैं, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संसाधन इकाई। इसी प्रकार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण और मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन और प्रबंधन विभाग। इसी प्रकार डाइट के विभिन्न विभाग, खंडों, इकाइयों में डाइट का संयोजन, समन्वय। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, वो है डाइट का प्रमुख सबसे कार्य में। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ग्राम तथा विद्यालय स्तर की शैक्षिक समस्याओं का आकलन विश्लेषण कर उन्हें उच्चस्थ संदर्भ व्यक्तियों विशेषज्ञों तक पहुँचाना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके अपेक्षित रणनीतियों का विकास और तदनुसार कार्य करना डाइट का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो होता है। बाकी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जितनी भी वहाँ लिखी थी। नेक्स्ट आपका चैप्टर है प्रशासनिक प्रबंधकीय के संदर्भ में, वही इसमें लिखा है वित्तीय अभिलेख, विद्यालय का सामान्य विवरण, शिक्षकों का सामान्य विवरण, सेवा पुस्तकें, भविष्य निधि, लेखा पासबुक, सेवानिवृत्त लाभ, विद्यालयों को प्राप्त अनुदान का उपभोग, अशासकीय अनुदानित विद्यालय जो है उनके लिए विभिन्न अनुदान हेतु आवेदन पत्रों का प्रेषण। इसी प्रकार नेक्स्ट चैप्टर में आपका बीआरसी और एनपीआरसी, जो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं वही घूम फिर के फिर सब आ जाती हैं। इतना सारा कोर्स में आपके है, अभी तक 57 मिनट तक हो गया और मैं इतनी स्पीड में चल रहा हूँ, फिर भी देखिए अभी तक कितनी सारी चीज़ें जो है वो रह गई हैं। तो बीआरसी एनपीआरसी हमने देख लिया, इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, इसका गठन और कार्य। इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है इसके स्थापना के संदर्भ में कि 23वें वर्ष में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया था। इसी प्रकार आपका यूपी टेट जो नियमावली है परीक्षा होती है उसके संदर्भ में लिखा है, एनसीटी ने दिनांक 23 अगस्त 2010 और दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित कर दी हैं। उसी के संदर्भ में यूपी टेट परीक्षा जो है वो कराई जाती है। यहाँ साइड में भी आहारता है, संरचना विषय वस्तु है, ये सारी चीज़ें आप स्वयं से जानते हैं। और अगला और इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो लगभग आपका 58 मिनट का जो है वो वीडियो हो चुका है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी आपको प्रयास पसंद आया हो, इतनी देर से मैं आपके लिए लगातार बोल रहा हूँ, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत कर सकूँ। और मैं कोशिश ये करूँगा कि बीच में इसमें जो संस्थाएं या सन वगैरह आई थी उसको एक जगह नोट डाउन करके मैं आपको दे दूंगा। उससे क्या होगा, आपको छांटने में थोड़ा सा कम कठिनाई होगी और याद करने में आसानी होगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसकी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसकी बात करें तो अधिनियम संख्या 22 सन 2005 से प्रभावी हुआ। और इस अधिनियम के प्रारंभ में क्या था, इसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी जो है उसके कार्यकरण के उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि और उसमें पारदर्शिता जो है वो लाई जाए। यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें।
सूचना के अधिकार के अर्थ की बात करें तो आप कहेंगे सूचना का अधिकार का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने योग्य जो सूचना है उससे होता है जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उसके स्वामित्व में हो और उसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल है, जैसे कि अभिलेख दस्तावेज और कार्यों का निरीक्षण हो गया, दस्तावेज अथवा अभिलेख जो उनकी टिप्पणियां हैं, उदाहरण हैं, इसी प्रकार और भी सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं। बाकी वही सारे पॉइंट हैं जो आपको इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बाकी इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन यहाँ से दो बहुविकल्पी आपके अच्छे हैं। पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 2005। अगला, यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है, और अब तो चेंज हो गई है, आप जानते हैं हमेशा के लिए सी टेट हो गया है, यूपी टेट को भी इसमें ही कह दिया गया है। तो आप अब इन ऑप्शन, ये पहले की पीडीएफ है ना आपकी, अब लेटेस्ट तो है नहीं, तो पहले के हिसाब से ही यहाँ पर जो है वो दे रखा है 5, 7, 3, 10 वर्ष, पर अब आपका ऑप्शन इस टाइप से नहीं आएगा। अब आप क्या कहेंगे, अनलिमिटेड। अब हम क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो दो प्रश्न हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, डाइट लिखा हुआ है, डाइट की स्थापना जो है वो कब हुई। 4 ऑप्शन है, 1975, 1957, 1986 या 1984। और दूसरा ऑप्शन है, ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं, बीआरसी, जिला अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो इन दोनों का कौन सा उत्तर सही होगा, अपना सभी लोग आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।